अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। आखिरी 10 दिनों में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ करने का इरादा है। PDM की कोशिश है कि आखिरी 10 दिनों में वो कुछ करें, लेकिन अगर एक बंदा 15 महीने और 20 दिन में या 16 महीनों में कुछ ना कर सके तो वो आखिरी 10 दिनों में क्या कर सकेंगे। उनकी अब ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब की सियासत को ख़त्म किया जाए, इमरान खान साहब को अदालतों में खींचा जाए, इमरान खान साहब की सियासत से बिल्कुल इनका नाम ख़त्म किया जाए, किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करें। लेकिन ये इनकी सिर्फ एक ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश इनकी पूरी हो जाती है या नहीं, ये तो सिर्फ इनकी ख्वाहिश मेरे ख्याल में जो है नज़र आ रही है। अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए, ये अपनी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से अपने टारगेट तक पहुंच जाए, लेकिन ये टारगेट इनकी अभी लगता नहीं है कि ये टारगेट इनकी पूरी हो जाएगी। इसके मुझे लगता ये है कि इनकी टारगेट इसलिए नहीं पूरी होगी क्योंकि इसके भी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं। वजूहात इसकी कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब के ऊपर अभी ये 15 महीनों के अंदर अंदर तकरीबन उनके ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस बनाए और एक केस के अंदर यानी एक इल्ज़ाम के अंदर उनके ऊपर 3-4 केसेस बनाए। वो सारे भी बुनियाद हैं, न पाकिस्तान की अदालत इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ना पाकिस्तान का कोई फेयर ट्रायल जो है ना उसको सपोर्ट करते हैं, ना अगर पाकिस्तान की अदालतों में लेकर जाते तो वो कहते हैं कि ये सारे बेबुनियाद है, इसकी कुछ बुनियाद नहीं है, तो किस तरीके से जो ना इनके ऊपर ये केस करें। पाकिस्तान का अदलिया और निज़ाम जो ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, लेकिन इसी के बावजूद फिर भी वो कोशिश करते हैं कि हक़ और सच की बात करें और किसी न किसी तरीके से सच और हक़ की बात को आगे लेकर जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि फिर भी एक सुबह पंजाब में फिर भी 10,000 सियासी कैदी जो है ना वो अभी तक जो है ना वो जेल के अंदर है। ये सब कुछ उन्होंने किया 15 महीने के अंदर, लेकिन अब आखिरी 10 दिनों में वो क्या कुछ कर सकते हैं ये नामुमकिन है। फिर अगर हम इमरान खान साहब की लड़ाई को देखें तो 15 महीनों से जो इमरान खान साहब जो लड़ाई उनके साथ जो लड़ी जा रही है वो एक तरफ पर लड़ाई है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा के लिए कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, बिलखुसूसन जो आर्मी है पाकिस्तान के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। काफ़ी ममालिक की उन्होंने एग्जांपल दिए, अगर वो उन ममालिक की अगर आर्मी मजबूत होती तो उनके ये हालात ना होते। वो चाहते भी है कि हमारी आर्मी मजबूत हो, जितना ज़्यादा अगर ये मजबूत हो तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। फिर अगर PDM के हम जुल्म देख लें कि PDM ने कितना जुल्म किया और 15 महीनों में जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन फिर इसी के बावजूद भी वो कामयाब ना हो सके और उन्होंने इमरान खान साहब को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया और ये आखिरी 10 दिन या 11 दिन के इक़्तिदार के रह गए और अब इनकी इक़्तिदार ख़त्म होने वाली है। PDM वाले चाहते हैं कि वो तकरीबन 48 आवर्स पहले जो है ना अपने मुद्दत से पहले जो है ना वो नेशनल असम्बली को डिज़ाल्व करेंगे। नेशनल असम्बली को जब 48 आवर्स पहले डिज़ाल्व किया जाए तो तकरीबन 11-12 तारीख को बनते हैं, तो फिर जो है ना इनके पास 90 डेज़ हो जाएंगे। 90 डेज़ के अंदर अंदर फिर वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये भी देखा जाए कि वो इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं या नहीं। अब देख भी लेते हैं कि मुहर्रम का महीने और मुहर्रम के महीने में बातिल और हक़ की जो लड़ाई थी वो कौन जीत गए थे और किन का नाम जो है ना अभी तक जिंदा है और किसके ऊपर जो है ना लोग ताने जो है ना मारते हैं और उसको बुरे अल्फाज से याद करते हैं, वो आप लोगों के सामने है। फिर हम साइपर की तरफ चलते हैं कि साइपर का जो मामला है या मुकदमा है इमरान खान साहब पर वो करना चाह रहे हैं। साइपर के मामले के ऊपर अगर बात करें तो साइपर का जो मामला है ये मुख्तलिफ टाइम पे आगे पीछे होता है। कभी साइपर मंजरियाम पे आते हैं और कभी साइपर जो है ना फिर वो मंजरियाम से गायब हो जाते हैं। लेकिन साइपर के हवाले से इमरान खान साहब ने भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है, मीडिया के ऊपर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके हवाले से सुना है। तो ये साइपर का अब PDM का ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से साइपर के मामले में इसको फंसाया जाए या अदालत में खींचा जाए और साइपर के मामले में उनको डिस्क्वालीफाई करें। साइपर वो चीज़ थी जिसके थ्रू इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया था। इमरान खान साहब की इक़्तिदार जो है उसी की वजह से ख़त्म हो गई थी। साइपर को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल आइन के मुताबिक नहीं थी और साइपर जो है ना इनऑर्गेनिक चीज़ थी, बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं थी। जो तहरीक आदम एतमाद लाया गया था वो भी इनऑर्गेनिक था, वो भी इसी साइपर की वजह से लाया गया था, वो भी बिल्कुल इनऑर्गेनिक था। अभी तक कोई बंदा इसको जो है ना वो सोच भी नहीं सकते इसके हवाले से, ना कोई बंदा इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि साइपर जो है ना हकीकत इसकी क्या थी या हकीकत नहीं थी या तहरीक आदम एतमाद जो था वो हकीकत में था, पाकिस्तान में लाया गया था या इनऑर्गेनिक तरीके से इसको तैयार किया गया था और रिजीम चेंज किया गया था। फिर हम आते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के ताल्लुकात कमर जावेद बाजवा साहब के साथ बहुत अच्छे थे, क्योंकि इलेक्शन की आखिरी रात हमने देखा था कि उससे पहले जो दूसरा उनका अपोजिशन जो अपोजिट बंदा था वो जीत रहा था, लेकिन आखिरी रात में हमने देखा जब इलेक्शन का जो वो सिस्टम बंद हुआ था फिर अगले सुबह हमने देखा था कि ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए थे और बहुत कम वोट के ऊपर वो जीत चुके थे। तो
قمر باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات تھے. پھر خواجہ آصف صاحب جو ہے نا GHQ اور آرمی یعنی پورے جتنے بھی چیزیں ان سب کو وہ دیکھتے. لیکن اس کے باوجود جو آج کل وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ حیران کن گفتگو ہے, اور سب لوگ حیران ہیں کہ آخر یہ کہہ کیا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے مجھ سے اپریل 19 میں رابطہ کیا تھا اور پھر مارچ 19 میں رابطہ کیا تھا, یعنی اپریل 2019 میں اور پھر مارچ 2021 میں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ اپریل 2019 میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پنجاب واپس کر دیں گے, آپ پنجاب واپس لے لیں, بزدار صاحب کو ہٹایا جائے گا اور آپ کو پنجاب واپس کر دی جائے گی. تو انہوں نے پھر قمر جاوید باجوہ صاحب نے بزدار صاحب کو پاری کرنے کے لیے انہوں نے مختلف لوگوں کو کال کی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو بتا دیں کہ بزدار صاحب کو ختم کر دیں. یہ آپ کس قسم کے بندے کو پنجاب میں لائے, یہ اس کو تو نہ پہچان ہے, نہ تو یہ بندے سے گفتگو کر سکتے ہیں, نہ اس کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کس طرح کھڑا ہونا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھے تھے کہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس سے پہلے سادہ بندہ تھا, ایک گاؤں سے ان کی تعلق تھی, تو ان کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ پولیس کے ساتھ کس طرح ملنا ہے, کسی آفس میں کس طرح جانا ہے. پھر وقت کے ساتھ وہ ساری چیزیں وہ سمجھ گئے تھے اور پھر وہ سیکھ چکے تھے. پھر باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ علیم خان اور یا ملک احمد خان صاحب کو پنجاب میں لایا جائے. ایک ہی وقت پہ وہ نون لیگ کو بھی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے تھے, اور دوسری سائڈ پہ علیم خان یا ملک احمد خان صاحب کو لانا چاہ رہے تھے. اصل میں وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ علیم خان صاحب کی ہسٹری بھی جانتے ہیں, ملک احمد خان صاحب کی ہسٹری بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کس جگہ پہ ان کی جو ہے نا اسٹرانگ ہولڈ ہے, یعنی ریئل اسٹیٹ, جہاں پہ پاکستان میں دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ سے پیسہ کمایا جا رہا, لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے وہ بدقسمتی ہے پاکستان کی, جہاں پہ ریئل اسٹیٹ سے اتنے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں کہ لوگوں نے جتنے گرینری تھی یا جہاں سے ہم جو ہے پیسے کما سکتے تھے, چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے تھے, تو وہ ساری چیزیں ہم نے ختم کر دی اور یہاں پہ کنسٹرکشن کی طرف چلے گئے. تو وہاں پہ ان کی ایک اپنا نام تھا, انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آپ کے ذہن میں یا موجودہ پھر عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی آپ لوگوں نے ان کی بہت سے سوسائٹیز وغیرہ دیکھی تھیں. پھر قمر جاوید باجوہ صاحب نے جہانگیر ترین, اسد عمر صاحب, پرویز خٹک صاحب, فواد چودھری صاحب کو بتایا تھا کہ آپ جا کے عمران خان صاحب کو بتا دیں کہ بزدار صاحب کو یعنی وسیم اکرم پلس کو چینج کر کے کسی اور کو لایا جائے. لیکن عمران خان صاحب وہاں پہ نہیں مان رہے تھے اور وہ کہتے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے ان کے لیے. وہ عمران خان صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ان کو کیوں نہیں ہٹا رہے, اس کو کیوں نہیں ختم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ 54 ارب کی زمین ہے جو علیم خان صاحب چاہ رہے کہ کمرشل کر لے اس کو, یعنی جو گرین علاقہ ہے گرین سے وہ اس کو گرے میں لے کر آئے, یعنی کنسٹرکشن وہاں پہ کیا جائے, تو یہ بہت بڑی کرپشن ہے. تو وہ کہتے ہیں میں یہ کرپشن انہوں کو نہیں ہونے دوں گا. پھر فروری 2019 میں بالاکوٹ کا معاملہ ہوا, وہ آپ کے سامنے کہ کس طرح انڈین آرمی جب آئی تھی پاکستان میں انہوں نے اٹیک کیا تھا, پھر پاکستان نے کس طرح رسپانس کیا تھا اور پھر کس طرح ان کے جو ہے نا جہاز گرائے تھے, پھر ان کے پائلٹ کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا, وہ آپ لوگوں کے سامنے اس پہ بات کرنا جو ہے نا ویسے وقت کا ضیاع ہے. پھر یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھے وہاں پہ بھی ان کے جو ہے نا آپس میں حالات خراب ہو گئے تھے. پھر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ دوسری دفعہ مارچ 2021 میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ رابطہ کیا, اور یہ وہ وقت تھا جب قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی لندن سے. نواز شریف صاحب نے بھی اپنی پارٹی کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ آپ لوگوں نے اس کو اپوز نہیں کرنا اور بالکل اس کو آگے کرنا چاہیے, اور اس کو اپروو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی کہ کس نہ کس طریقے سے یہ اپروو ہو جائے. اور تو ان باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب جو بات کرتے تھے اسی کی حمایت لوگ کرتے ہیں, اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے کتنی دفعہ کہا ہے, پھر جو ہے نا شہباز شریف صاحب, یہ سارے جو ہے نا اب اس کو مان رہے, خواجہ آصف صاحب بھی مان رہے کہ یہ پوری جو ہے نا سازش تھی. تو عمران خان صاحب کی حکومت کو بالکل ارلیسٹ ٹائم پہ, یعنی 2019 میں جب عمران خان صاحب کی 9-10 مہینے کی حکومت ہو گئی تھی, اسی وقت سے سازش شروع ہو گئی تھی اور ان کو اندازہ بھی ہوا تھا. لیکن پھر بدقسمتی کا ہے یا خوش قسمتی عمران خان صاحب کی کہا جائے تو کووڈ 19 سٹارٹ ہوا. کووڈ 19 میں پھر یہ ساری چیزیں تھم گئے تھے, پھر تھوڑا انہوں نے رکا اور وقت لیا کہ اب کووڈ 19 میں تو ملک کے حالات بہت زیادہ برے ہو چکے ہیں, تو اب اس میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتے. پھر آپ لوگوں نے دنیا میں بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کو اس کی وجہ سے کتنی پذیرائی ملی تھی. پھر اس کے بعد شبیر زیدی صاحب کو لایا گیا ہے. شبیر زیدی صاحب اب بھی گواہی دے رہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بھی ٹھیک تھے, اور وہ اس کی جو ہے نا جو عمران خان صاحب جو کچھ کہتے ہیں اسی کے اوپر وہ سٹیمپ لگا رہے ہیں. خان صاحب نے شبیر زیدی صاحب کو FBR کا چیئرمین بنایا. جب ان کو FBR کا چیئرمین بنایا تو ان کو اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب کو جو معیشت ملی ہے بہت زیادہ کمزور معیشت ہے, تو انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا زمینوں کے اوپر
जो है ना टैक्स लगाया, जब ज़मीनों के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया तो वहाँ पे पता है कि बाजवा साहब का ताल्लुक़ इनके साथ है, उनके अजीज़ व क़ारिब जो है ना वो यही ज़मीनों के कारोबार कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि अब जो सिस्टम है वो तो सारा बंद हुआ है, अब जो है ना जहाँ पे वो DHA है वो तो बिल्कुल वहाँ पे कारोबार बिल्कुल रुक गया है। तो उन्होंने शबीर ज़ैदी साहब को हटाया और शबीर ज़ैदी साहब के मामलात वहाँ पे ख़राब हो गए। फिर कमर जावेद बाजवा साहब ने शबीर ज़ैदी साहब को बुलाया और वहाँ पे उनको कहा कि आप टैक्स वापस ले लें। फिर उन्होंने टैक्स वापस ले ली और फिर जो है ना वहाँ से वो गायब हो गए और मंजर आम से वो बिल्कुल गायब हो गए। कहते रहे कि इमरान खान साहब को ख़राब मईशत मिली, ये सारी चीज़ें शबीर ज़ैदी साहब कह रहे थे। उस वक्त बहुत जो इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो 6% जा रही थी और बहुत अच्छी मईशत पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान रजीम चेंज हुआ, रजीम चेंज के बाद जो ना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर अब अगर हम मौजूदा वक्त पे देखें तो अब शबीर ज़ैदी साहब भी चेंज हुआ। अजीब बात है कि लोग जो है ना वक्त के साथ तब्दील हो जाते हैं, उनका जो नज़रिया भी तब्दील हो जाते हैं, उनका माइंड भी चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अब निगरान सेटअप आने वाले तो शबीर ज़ैदी साहब चाहते हैं कि उनको निगरान सेटअप में कहीं ना कहीं पे जगह मिल जाए। क्योंकि निगरान सेटअप में आप जब आते हैं जो आपके मकासद होते हैं आप पूरे कर जाते हैं और फिर आप पतली गली से निकल जाते हैं। कोई आपसे पूछता भी नहीं कि भाई आप इस पतली गली से किस तरह निकल रहे हो और कहाँ पर आप जा रहे हो, आपका एहतसाब नहीं होता। जिस तरह बाकी हम देखते हैं अगर आप पोलिटिकली आप जो है ना इलेक्शन लड़ के आप आते हो तो फिर जब आपकी हुकूमत या टेन्योर ख़त्म हो जाते फिर आपको अदालतों में जाना पड़ता है, फिर आपको मुख्तलिफ जगहों पे जवाबात देने पड़ते हैं। तब शबीर ज़ैदी साहब के भी कुछ ख्वाहिशात होंगे वो पूरा करना चाह रहे होंगे, तो वो भी अब इमरान खान साहब के ऊपर उछाल रहे कि इमरान खान साहब आप जो है ना आपके अगर आप उस वक्त न चले जाते तो मुल्क के हालात ख़राब हो जाते, मुल्क डिफॉल्ट कर जाते। ये सारी चीज़ें शबीर ज़ैदी साहब ने भी कही है। लेकिन 15 महीने के बाद फवाद चौधरी फिर जो ना वो लोग जो इसके आड़े हाथों आए या वो लोग उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। जिस तरह हम कहते हैं ना पत्थर का जवाब एंड से देना या एंड का जवाब जो ना पत्थर से देना, मुख्तलिफ जो लोग कहते हैं, इसी तरह लोगों ने जवाब दिया। इसमें असद उमर साहब ने कहा, सबसे पहले कहा कि शबीर ज़ैदी भाई ये आप क्या कर रहे हो, आप तो आपकी सारी चीज़ें तो आपके सामने थी लेकिन फिर भी आप ये क्या कर रहे हो। फिर इसी के साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने भी किए, उनको जो है जवाब दी। इनसे अब इस वक्त ये तवक्को भी नहीं की जा सकती क्योंकि ये अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चले गए, लेकिन फिर भी जो है ना उन्होंने इस तरह ज़बरदस्त जवाब दी। अब बस तकरीबन इनका जो है ना टेन्योर, अगर हम PDM की बात करें तो उनके जो है ना टेन्योर ख़त्म हो रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से उनको सियासत से ख़त्म किया जाए या कुछ ना कुछ ऐसे उनको थोड़े अरसे के लिए साइड पे किया जाए कि सिर्फ इलेक्शन हो जाए, उसके बाद अगर फिर भी वो आ जाए तो कोई मसला नहीं। क्योंकि उनको ये अंदाज़ा भी है, उनको ये इल्म भी है कि जब तक इमरान खान साहब अगर इलेक्शन में इन है तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि इनके लिए नामुमकिन है कि इमरान खान साहब के सामने वो मुकाबला करें। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इससे भी बेहतर जो है ना इन्फॉर्मेशन लाया जाए। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।